बाबर आजम की बैटिंग इंटेंट कैसी हो, इंडिया का वाइट बॉल कैप्टन कौन हो या शादाब खान की बॉलिंग फॉर्म कैसी हो, ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी के लिए तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है ना। लेकिन क्या वजह है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी इमोशनल वेलबींग को इफ़ेक्ट करता है। इस हद तक इफ़ेक्ट करता है कि वो फ्रस्ट्रेट होके इन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन एक इनकॉन्सिक्वेंशियल चीज़ हमें फ्रस्ट्रेट कर क्यों रही है, और क्या ये क्रिटिसिज्म का कोई फ़ायदा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन अपने आप से ये सवाल करें कि जितनी बार आपने इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ किया है, क्या आपके जहन में ये सोच होती है कि कुछ कंस्ट्रक्टिवली फ़ायदा होगा, या हीट ऑफ द मोमेंट में आप इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन हम फ्रस्ट्रेट हो क्यों रहे हैं और इस तरह हमारी इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट कर क्यों रहा है, इसके कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स हैं। जब हम स्पोर्ट्स देखते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारे दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है। ये वही केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें नोटेबल हैं डोपामीन का इंक्रीज़ होना, कॉर्टिसोल लेवल्स का इंक्रीज़ होना या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का इंक्रीज़ होना। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। ये क्रिसमस ट्रूस का पीरियड था। जर्मनी और ब्रिटेन के सोल्जर्स आमने सामने थे, लेकिन बजाय जंग लड़े वो फुटबॉल का एक मैच खेलते हैं, और उसको देखने वाले स्पेक्टेटर्स ये बोलते हैं कि उसमें इंटेंसिटी ऐसी थी जैसे वो जंग लड़ रहे हों। ये साबित करता है कि जब आप स्पोर्ट्स देख रहे हो या स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपके दिमाग में वही फैक्टर्स लग रहे होते हैं कि आप उस जंग में इन्वॉल्व हैं। इसमें और भी कई फैक्टर्स हैं और उनका भी सर्वाइवल से ताल्लुक़ है। जैसे कि स्पोर्ट्स हमें एक कम्युनिटी का फैक्टर देता है। जब हम स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं या हमारी फेवरेट टीम खेल रही होती है, तो अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ हम वो मैच देखते हैं। या कभी हमें कोई एक बंदा मिले जो कि हमारी ही टीम को सपोर्ट करता हो, वो ऑनलाइन हो या इन पर्सन हो, तो हमारी ऑटोमेटिकली उससे बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, चाहे वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर हो और उसके बारे में हम और कुछ ना जानते। ये भी इसका हमारा हंटर और गैदरर से ताल्लुक़ है। जब हम ट्राइब्स में रहा करते थे, तो जब आप एक ट्राइब का पार्ट होते थे तो आपको सर्वाइवल का चांस आपका बढ़ जाता था बनिस्बत तब जब आप अकेले हों या आपके साथ लोग मौजूद ना हो। इसका एक और फैक्टर ये भी है कि स्पोर्ट्स मेक्स अस फील मच मोर बिगर देन व्हाट वी ऑलरेडी आर। जैसे इंडियन फैंस बहुत अरसे से अनॉयड थे कि वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं या फाइनल में पहुंच रहे हैं और बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे। तो जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, तो कलेक्टिव साय ऑफ रिलीफ था कि जैसे उनकी अपनी कोई अचीवमेंट हो। अब होता ये है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत मोनोटनस हो चुकी है, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में कुछ सर्वाइवल के लिए लड़ना नहीं पड़ता। बट एज हंटर एंड गैदरर्स आपको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता था, तो हमारा दिमाग उस थ्रिल को मिस करता है। जब हम स्पोर्ट्स देखते हैं या खेलते हैं तो वो थ्रिल का एलिमेंट वापस आ जाता है, और इसीलिए हम इतना ज़्यादा इमोशनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि इस क्रिटिसिज्म का कोई फ़ायदा हो रहा है। इससे पहले कि मैं इस पे आगे बढ़ूँ, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं या इस किस्म के कंटेंट और देखना चाहते हैं, तो क्रिकेटनामा का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सोशल मीडिया फॉरम्स पे भी क्रिकेटनामा को फॉलो करें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब ज़्यादातर जो क्रिटिसिज्म बहुत इमोशनल या एक बहुत हाई लेवल पे आपको देखने को मिलता है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। और मज़े की बात यह है कि सबसे सक्सेसफुल टीम आज तक की क्रिकेट में वो ऑस्ट्रेलिया है। ये वही टीम है, जब वो ODI वर्ल्ड कप जीत के पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया वापस गए तो तकरीबन खाली पड़ा हुआ था एयरपोर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के फैंस तो इस तरह से इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ट्रॉफीज़ जीत पाते हैं। तो मे बी हमारा क्रिटिसिज्म का इतना फ़ायदा है नहीं। और वैसे भी साउथ ईस्ट एशिया की मैं जब बात करूं, तो ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स आते हैं वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं जो कि उनको आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जाती हैं, और उसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं होता। तो जब उनको एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, तो क्या हमें ये हक बनता है कि उनको क्रिटिसाइज़ करें? और फिर इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि बहुत सारे लोग पर्ची पे ऊपर आ जाते हैं या सोर्सेस के थ्रू या किसी भी इलीगल मैनर में ऊपर आते हैं। तो सवाल ये होता है कि अगर बहुत अरसे से इस तरह से हो रहा है कि
अनडिज़र्विंग प्लेयर्स ऊपर की पोजीशंस पे आ रहे हैं, तो हमें उस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जो कि इन प्लेयर्स को बार बार चांस दे रहा है। ये ऐसी बात है कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, उसका खाना आपको पसंद हो, लेकिन बहुत अरसे से आप देखेंगे वो खाना अच्छा नहीं हो रहा। एक आध बार आप शेफ़ को बोलेंगे कि भाई आपने अच्छा नहीं बनाया, बट इवेंचुअली तो आप उसके मैनेजर के पास जाएंगे ना कि आप उस शेफ़ को हायर कर क्यों रहे हैं कि जो खाना कंसिस्टेंटली बुरा बना रहा है। आप उस शेफ़ को तो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उस शेफ़ को क्रिटिसाइज़ करने से आपको कोई मकसद आपका हासिल होगा नहीं। और वैसे भी जब से मैंने होश संभाला है, मैंने लोगों के क्रिटिसिज्म से प्लेयर्स को निकलते हुए तो बहुत देखा है, पर मैंने ये नहीं देखा कि जो चेयरमैन पहले पावर में होते थे उनको कोई इफ़ेक्ट पड़े, या जनरली जो मैनेजेरियल पोजीशंस पे लोग हैं वही लोग वापस आते हैं। इंतखाब आलम, नजम सेठी, शहरियार ख़ान, एजाज़ बट, इन लोगों ने मल्टीपल टेन्योर्स सर्व किए पीसीबी में, और जो भी मसले पैदा हुए हमने प्लेयर्स पे ज़रूर क्रिटिसाइज़ कर लिया। क्या हम इन पावर स्ट्रक्चर्स को क्रिटिसाइज़ कर पाए? तो नेक्स्ट टाइम आप इन प्लेयर्स को या टीम्स को क्रिटिसाइज़ करने जाएं, अपने आप से ये सवाल करें कि क्या आपका मकसद ये है कि कुछ बेहतरी आए, या आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आपकी टीम ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी, या आपके फेवरेट प्लेयर ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो कि आप चाह रहे थे। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू दिस माइट एक्चुअली हेल्प द टीम यू सपोर्ट।